चलिए स्टार्ट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा आवाज आ रही है। ये कोई थोड़ा सा होमवर्क दिया था मैं कल। क्या क्या होमवर्क कहा था सर? पढ़े मसला तो नहीं मैंने बस 6 पेजेस में था इशू। नहीं मतलब इशू तो नहीं है। मेरा तो ख्याल वही चीज़ है सारी। पेज नंबर 38 निकल रहा है। एक साथ क्वेश्चन का था मेरे। ये पेज नंबर 33 से 38 सॉरी। अटेम्प्ट किया क्वेश्चन मसला किस जगह? पॉइंट नंबर 1 में तो बड़ा वही था जो हमने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एडवांस पेमेंट हुई हो गया था। देख लें किसी एंट्री मसला तो डेट वाइज बता दें। ट्रांसलेशन मेरे ख्याल सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में ही है। डेटर्स का 75% है ना मेरे ख्याल अभी रिसीव। तो मसला तो नहीं ना बेटा अपनी जिन्होंने किया। चलें जो लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था पेज नंबर 39 इसको फिर रखने आते होंगे इसको फाइनल कर दीजिएगा। सैटरडे फिर मैंने इसका फिर नेक्स्ट पेज पे आंसर है इसको कर लीजिएगा फाइनल। तो इसको कल डिस्कस कर लेते हैं। मीनवाइल कैंडिडेट रजिस्टर खोलिएगा। अब अगले 2-3 दिन जरा इसी टॉपिक को मैं कुछ क्वेश्चंस करता रहूंगा वो करते रहिएगा। हम साथ साथ एक थोड़ी सी डिस्कशन और स्टार्ट कर लेंगे। रजिस्टर का पेज निकालिएगा। अच्छा बुक मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आज या कल आ जाएगी जरा कार्ड 1-2 दिन जरा। हेडिंग लिखें सर IAS 12। अभी तक कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़े हमने? लीज का था IFRS 16 थोड़ा सा और IAS 21 तो IAS 12। IAS 12 relates to income taxes. ये बेटा एक तो आपका सब्जेक्ट भी है इनकम टैक्सेस लेकिन यहाँ हमने जरा उन टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना। तो IAS 12 में 3 तरह के टैक्सेस हैं, 3 तरह के इनकम टैक्सेस हैं। नाम लिखा जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैक्स होता है अकाउंटिंग में कहलाता है करंट टैक्स। सेकंड है डेफर्ड टैक्स और फिर थर्ड टाइप है प्रायर पीरियड टैक्स। तो इनकम टैक्सेस में ही ये 3 तरह के टैक्सेस हमने IAS 12 में डिस्कस करना है। हमारा सेल्स टैक्स यहाँ बहस नहीं है, इनकम टैक्स में ही डिस्कशन है सर। सब लोगों ने को पढ़ा हुआ वैसे टैक्स जो यहाँ बैठे देख लीजिएगा मेरा। अब कह तो दिया हमने, मान लो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ज्यादा बेहतर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है ये ज्यादा खतरनाक काम है। लेकिन मतलब एक थोड़ी चीज क्लियर रखिएगा, आप लोगों ने जो इनकम टैक्स पढ़ा भी हुआ है वो इंडिविजुअल या AOP के हवाले से पढ़ा हुआ है हमारी, लेकिन सारे डिस्कशन कंपनी के एंगल से।
तो कंपनी आपके सिलेबस बनी है वहाँ, हमारी यहाँ सारी डिस्कशन कंपनी के एंगल से ही है। तो आगे सबसे पहले इसके एक सब हेडिंग लिखें, करंट टैक्स। करंट टैक्स मींस होता है टैक्स, थोड़ा थोड़ा जरा अपने हाथ से डिफाइन करके लिखना, टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स tax on taxable profits of the period। ऐसा टैक्स जो आप टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे देते हैं उसे अकाउंटिंग में कहते हैं, क्या कहते हैं सर? करंट टैक्स। अब यहां से ऑनवर्ड दो टर्म्स बार बार यूज होनी, एक होती है टर्म अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक है टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इनको भी जरा थोड़ा सा डिफाइन करना। अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस, हाँ जी, प्रॉफिट कैलकुलेटेड according to the requirements of accounting standards IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आप स्टैंडर्ड्स के बताए हुए ट्रीटमेंट्स करते चले जा रहे हैं और प्रॉफिट आ गया, ऐसा प्रॉफिट क्या कहलाता है? क्या जहन में है और क्या कैलकुलेट हो रहा है? स्टैंडर्ड जहन में है और प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है तो ऐसा प्रॉफिट कहलाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। मसलन अपने जहन में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लाएं जरा। स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स, एक मिनट, सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के थोड़ा सा अंदर जाए, इसमें स्टॉक्स होते हैं। तो अगर IS2 आपके जहन में है, हाँ ओपनिंग क्लोजिंग, अगर IS2 आपके जहन में है, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, FIFO वेटेड एवरेज, आप वर्किंग करते जा रहे हैं, स्टॉक मेजर करते हैं जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लिया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर अगर कोई अदर इनकम है, अदर इनकम ऐड हो गई, आगे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के सेलिंग के खर्चे, कोई अदर एक्सपेंसेस रह गए वो भी आ गए। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस कैसे कहते हैं? ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इसमें डेप्रिसिएशन हो सकती है सर। तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आपने IAS 16 फॉलो किया होगा। अगर कोई एसेट्स रिवैल्यू किए होंगे तो रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन आ रही होगी। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा तो उसका इफेक्ट भी कहीं अदर लॉस एक्सपेंसेस वगैरह में आ रहा होगा, ठीक है। देन फिर अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, जी डेफिनेटली मैं तो सिर्फ अभी एक चंद एक बातें आपके सामने रखी हैं। अगर तो टैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर यही नेट प्रॉफिट है, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कमाए, लेट्स अज्यूम ये 5 लाख की फिगर है, इसको कैलकुलेट करते हुए हमने इसके ऊपर जितनी फिगर है उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे मेजर किया होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद टैक्स आना, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, दिस IAS 12, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा काइंडली, जरा एक सेंटेंस में और लिखूं। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट मैंने किसे कहा पहले, तो जो लिखा है वो देख लें। एक ऐसा प्रॉफिट जिसे कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड्स आपने जहन में रख के वर्किंग की है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली कौन सा प्रॉफिट है जिसे अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस,
in statement of statement of comprehensive income is called as accounting profit. तो जब भी कभी आपके सामने लफ्ज आए अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में से कौन सा प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपने अगर बनानी है स्टेटमेंट, देख लें, अगर कोई बनाने में इंटरेस्टेड लिख ले, लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी लिख रहे तो पता जरूर होना चाहिए कि ये सीक्वेंस ही है। प्रॉफिट के अंदर कोई एग्जम्प्ट इनकम शामिल है तो सर क्या कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कि एग्जम्प्ट इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना? यही तो हमारा मसला है कि ये प्रॉफिट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट हुआ है और टैक्स में गेम और है। तो हमें इस प्रॉफिट को पहले किस प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ना है और फिर टैक्स निकालना पड़ना है। करंट टैक्स की डेफिनेशन, इस टैक्स को करंट टैक्स कहते हैं। अभी टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे आना हमने, तो ये अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे, लेकिन टैक्स आपने देना उस प्रॉफिट पे जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स में फर्क है? आते हैं। ये अगर लिख रहे हो तो बता दीजिएगा लिख रहे। जो नहीं लिख रहे वो क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि उन्हें आता है। तो कुछ भी नहीं लिख रहे, ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स काइंडली बता दीजिएगा लिखे। ये मैं समझ देन सर ये जो डिफाइन करें टैक्सेबल प्रॉफिट क्या चीज है? सर जी लिख लेते हैं यार, क्या हो गया यार, इतनी मुश्किल से सोच के आवाज थोड़ा डिफाइन करें, मतलब नजर पड़ जानी चाहिए। मैं सही कह रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड आपसे तो पूछ के बना। तो ऐसा प्रॉफिट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे है वो तो कौन सा हो गया जी? तो अगर प्रॉफिट कैलकुलेटेड according to the requirements of income tax ordinance, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय आपके जहन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स हो, तो फिर जो प्रॉफिट निकलेगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अदर काइंडली फर्स्ट डेफिनेशन वापस है, कौन सी लिखी हुई सबसे पहले? करंट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? तो हमने अब अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं, हमने टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे जो टैक्स कैलकुलेट करना फिलहाल उसे करंट टैक्स करना, बाकी तो दो हैं अभी वो हमारे बहस में नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि अगर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स और हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं। वो क्या क्या है, किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, उससे मैं बाद में जाता हूँ, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल जरा यहाँ बनाई जा सके। तरीका ये होता है करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए कि आप स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन सुनेगा मेरे पास, मतलब फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते 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 आप पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब भी कभी लफ्ज अगर मैं आपके सामने लिखूं तो आपके जहन में क्या आएगा कि इनकम स्टेटमेंट से उठाएगा। और लेट्स अज्यूम ये 5 लाख की फिगर,
अब आपने करंट टैक्स कैलकुलेट करना है, ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो डिफरेंसेस हैं अकाउंटिंग और टैक्स में, उसमें से एक छोटा सा डिफरेंस फिलहाल, बाकी भी डिटेल में बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एक मेजर डिफरेंस है। आइए 16 जेन में लाया था, उसमें यूजफुल लाइफ इज द बेस सर, फिर मेथड्स 5 भी हैं, कोई कंपल्शन नहीं कि किसने स्ट्रेट लाइन यूज करना है, रिड्यूसिंग मशीन आवर्स, सम ऑफ डेट्स, चॉइस है। फिर कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, एंटिटी की चॉइस है अकॉर्डिंग टू आई16 डेप्रिसिएशन, वो जिस तरह चाहे कैलकुलेट करे। तो जो डेप्रिसिएशन आई16 के मुताबिक आएगी उसे बोला जाता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने रेट्स बता दिए हैं, फिर WDV मेथड ही है वहाँ। तो टैक्स वालों की अपनी ही तरीके हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे जो डेप्रिसिएशन आएगी फिर वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से डिफरेंट होगी और देयरफॉर उसको बोला जाएगा टैक्स डेप्रिसिएशन। तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर हमने निकालना है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी, उसकी जगह हमें क्या अलाउ होगा, टैक्स डेप्रिसिएशन। तो बाकी डिफरेंसेस भी हैं, वो भी आते हैं आगे, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है तो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी होगी, लेकिन टैक्स वाले वो अलाउ नहीं करेंगे। तो देयरफॉर एक आसान सी एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी, हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, मींस उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वो पहले लेस है ऐड कर देंगे और उसकी जगह फिर टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके या ढूंढ के लेस कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल यही डिफरेंस है तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से कहां तक आ जाया करेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट तक आ जाया करेंगे और फिर उसकी बेस पे टैक्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी इस साल की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है सपोज 1 लाख, क्या करेंगे इसका, और इसकी जगह एडबैक का मतलब क्या है, एडबैक क्यों किया आपने, ताकि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए और उसकी जगह फिर आप टैक्स डेप्रिसिएशन लेट्स अज्यूम वो 80,000 है, वो लेस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा 520, तो ये जो 520 है भाई ये क्या कहलाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट। और देन कंपनीज के एंगल से बहस, हमारी बहस कंपनीज के एंगल से है, वो आपने टैक्स में अगर पढ़ा होगा तो स्लैब रेट्स है, लेकिन वो इंडिविजुअल एओपी की बहस है। तो लेट्स अज्यूम टैक्स रेट फिर कंपनीज के फिक्स होते हैं, वो डिफरेंट है। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि टैक्स रेट है 30%, कैलकुलेटर उठा, एक मिनट जरा आप नहीं लिखना था, एक मिनट यार सारा साथ एक फिगर हो जाए, एक एंट्री हो जाए जरा यार, 520,000 या 5 लाख, 520,000 क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट से अगर आप रेट मल्टीप्लाई करके फिगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो फिगर आपके सामने आएगी ये करंट टैक्स अकाउंटिंग में कहलाएगी। फिगर बताइए, 156,000। द नेम ऑफ दिस फिगर इज, नहीं सर वो ये वर्ड सही करना है, वहाँ ये टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स पेएबल है, यहाँ ये करंट टैक्स एक्सपेंस है। लेकिन एक मिनट बात पूरी करने में, यहाँ ये इनिशियली अमाउंट कहलाएगी करंट टैक्स एक्सपेंस, लेकिन what should be the double entry of this current tax expense, just like any other expense, accrual basis पे एंट्री होगी। ये नहीं होता कि जैसे ही टैक्स ड्यू हुआ, फिर आपने पढ़ा होगा लॉ वगैरह में 30 सितंबर 31 दिसंबर, 3 महीने बाद, और कुछ कंपनीज ने 6 महीने बाद अपनी रिटर्न जमा करानी, तो इनिशियली एंट्री accrual basis पे होगी जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। बोले एंट्री करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, current tax payable credit by rupees how much, 1,56,000. let me finish please, यहाँ तक क्लियर, कैसे अमाउंट आई है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट टू गेट द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स, फिर वहां से एक डबल एंट्री बनी। अब आपने ज़हन में जरा विजुअलाइज करें जरा, ये डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा, अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हम बना रहे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक टैक्स हेडिंग आएगी और उसमें से पहला कंपोनेंट इस वक्त कौन सा हमने डिस्कस किया है, करंट टैक्स, और करंट टैक्स के सामने कितनी फिगर आ जाएगी, 156,000, ये एक्सपेंस है, ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या है सर, सेकंड इफेक्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जहन में लाएं जरा, ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में टैक्स पे हो जाता है, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज में आएगा, तो डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में, और सेकंड इफेक्ट इसका लायबिलिटी वाला है वो करंट लायबिलिटीज में अपीयर हो जाएगा।
अगर फॉर एग्जांपल आखिरी बात जरा, अगर लेट्स अज्यूम और कोई भी करंट टैक्स प्रायर ईयर टैक्स नहीं है, तो आफ्टर दिस वर्किंग आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जो चीज नोट करने वाली वो ये है कि ऊपर प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 5 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 5 लाख है, लेकिन ये टैक्स कैलकुलेट किस पे हुआ है, 520 टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे। तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स का कोई हमारी इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे ही बननी है। सिर्फ करंट टैक्स की वर्किंग के लिए हमने सॉर्ट ऑफ नोट्स वगैरह में जाना है या वर्किंग में जाना है, और वहां से सिर्फ इस फिगर को कैलकुलेट करके वापस आ जाना। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स की बेस पे है या टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे? वो स्टैंडर्ड्स की बेस में सिर्फ करंट टैक्स की फिगर कैलकुलेट करने के लिए आप वर्किंग में जाएंगे और टेम्परेरी तौर पे अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करके करंट टैक्स की फिगर ढूंढ के वापस आ जाएंगे। हो जाएगा फाइनल? अब करें नोट। जरा पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 3-4 पेजेस काइंडली जरा और संभाल लीजिएगा। मेरे ख्याल है इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये किताब वाला मसला भी आज हल हो जाएगा। मबीना आगे से शुरू कर ले यार प्लीज। एक एक लेकर जरा पीछे देते जाइए। किसी दोस्त के लिए भी एक्स्ट्रा ना रखिएगा, वो इंशाल्लाह से मिल जाएंगे। ये काइंडली अगर आपके पास है पीछे दे दें। ये राइट साइड में है आप लोगों के पास? इस तरफ थोड़ा से दे देंगे बच्चे में, ये इधर दे दो 2-3 नीचे हो गया। और सफेद फिर इकट्ठे हो गए। ये मुजम्मिल आप तक आ गए? कहीं अगर एक्स्ट्रा पड़े बेटा पीछे दे दे। बस ठीक है, पीछे जरा बैठ, पीछे थोड़ी देर बैठ जाओ जरा। नहीं पीछे रख लो ना, कोई और नहीं अभी आया। ये अगर लिख लिया तो काइंडली बताना जरा प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी जरा सेंड कर देंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं सर, अपने लफ्जों में जरा बता दो। टैक्सेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट सेम ही हो तो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल हो जाएगा और किसी वर्किंग की जरूरत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेंट की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। There are too many differences between income tax ordinance requirements and accounting standards requirements. ये सेंटेंस क्लियर है मेरा कि अगर डिफरेंस ना हो अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो फिर क्या है। तो इसका मतलब मसला सारा कहाँ है, डिफरेंसेस का मसला। तो फर्स्ट पेज बेटा जो आपके सामने है ये तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। जरा सेकंड पेज पे है, मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की बात, आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है पेज नंबर 2 पे। ये हमारे इस सारे टॉपिक एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं समरी सॉर्ट ऑफ है, इसकी बेस पे काफी आगे बहस होनी, तो आए इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है
जहां जहां अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं जो हमें क्वेश्चन करते हुए जरूरत पड़ती है। तो बहुत से और भी शायद हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट होते हैं उनमें से शायद मैक्सिमम यहाँ आ गए। बाकी जो चीजें अगर रह जाएंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज पेन हाथ में रख लें, एक एक लाइन पर फोकस करें, जहां जहां मैं कहूँ वहां वहां प्लीज साथ साथ जाइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खास तौर पे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से। रेडी है सर? अब जिन हजरात को टैक्स जहन में है, आई विल अप्रिशिएट कि वो यकीनन देखें कि टैक्स ट्रीटमेंट मैंने सही लिखे हुए, लेकिन अगर टैक्स ट्रीटमेंट सही जहन में नहीं है तो काइंडली ये सही लिखा हुआ, इस पे बहस नहीं कीजिएगा। जी सर, नंबर 1, जिस तरीके से ये बना हुआ पेज, काइंडली पहले जरा फर्स्ट मेरे साथ देख लें। पर्टिकुलर्स में कुछ हेड्स के नाम सॉर्ट ऑफ हैं, वो डिफरेंट आइटम्स के। फिर नेक्स्ट कॉलम में एज पर IFRS मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स लिखे हुए, और लास्ट में फिर टैक्स ट्रीटमेंट्स लिखे हुए। जी सर, IS2 मींस इन्वेंट्री। लोअर ऑफ कॉस्ट NRV का प्रिंसिपल है सर IS2 में, और फिर कॉस्ट के लिए FIFO वेटेड एवरेज एज द एंटिटी विशेस चाहे फॉलो कर, और टैक्स में भी लोअर ऑफ कॉस्ट NRV ही है। तो इसका मतलब सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी? तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके सामने आए तो इन्वेंट्रीज के हवाले से फिर इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब डिफरेंस होगा। किस किस में डिफरेंस होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंस। नंबर 2 सर, IS16 टेंजिबल एसेट्स, इसके सामने चलते जाए जरा। जो डेप्रिसिएशन आएगी एज पर IS16 उसे बोलते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। उसके सामने चले जाए आगे। टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फिर एक इनिशियल अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो बड़ा रेयर ही कोई चांस हो सकता है कि सेम। ठीक है, आइए साइड 8 में आ जाए। अब ये डेफिनेटली अभी हमने भी डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन इतना आई होप कि आपको आइडिया होगा कि डेप्रिसिएशन की जगह लफ्स, तो इससे आइए साइड 8 है, तो उसमें अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन हो जाएगी, लेकिन टैक्स में भी अमोर्टाइजेशन के अपने रूल हैं। टैक्स अमोर्टाइजेशन है वैसे, लेकिन वो शायद एक लिमिट भी है कि अगर डिटर्मिनेबल लाइफ ना हो तो 25 साल शायद, इस तरह की स्टोरी है। तो अकाउंटिंग में कोई ऐसी चीज नहीं है, अकाउंटिंग में यूजफुल लाइफ इज द बेस। फिर अगर लाइफ डिटर्मिनेबल ही नहीं है तो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है कि फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, सॉरी अमोर्टाइजेशन चार्ज ही नहीं करेंगे। अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगी अगर यूजफुल लाइफ है तो, और अगर नहीं है तो अकाउंटिंग में कोई कॉन्सेप्ट फिर अमोर्टाइजेशन का नहीं है। टैक्स में मेरा ख्याल है फिर भी है, और 25 साल की शायद कोई लिमिट है। ठीक है, तो वंस अगेन अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है। अगर अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन गिवन होगी तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे और उसकी जगह टैक्स अमोर्टाइजेशन को लेस कर देंगे। एनी कंफ्यूजन इन फर्स्ट 2 पॉइंट्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ काइंडली रहना प्लीज। देन इसके बाद पॉइंट नंबर 3, हमारी फेवरेट चीज है, स्टार्ट हो गई। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सेल प्रोसीड्स माइनस WDV मींस कैरिंग अमाउंट। स्टैंडर्ड्स का सही लफ्ज कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट डेफिनेटली लंबी बहस है, लेकिन एज पर IS16 अगर जहन में लाए तो कैरिंग अमाउंट डेफिनेटली मींस WDV की बात होती है। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कैसे होती है? कॉस्ट माइनस, लेकिन एक लफ्ज अब और लगाना हमने, पॉइंट नंबर 2 देख के जरा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जी नहीं, एक मिनट, ऐसा टैक्स में गेन लॉस अगर आपने निकालना तो सेल प्रोसीड्स में से आप क्या माइनस करेंगे? टैक्स बेस सिंपली मींस टैक्स WDV। ठीक है, फिलहाल ये लफ्ज टैक्स WDV सुना कभी लफ्ज टैक्स बेस। और कैरिंग अमाउंट सिंपली फिलहाल इस बहस में लिखना
अकाउंटिंग डब्ल्यू, ये थोड़ी थोड़ी सी जगह साथ बना ले, नीचे वाले जगह पे रहने दे, नीचे मेरे जरा स्पेस चाहिए पेज के नीचे जो है, अगर इर्द गिर्द जरा थोड़ी सी ट्राई हो सके शॉर्ट वर्ड्स के साथ। अकाउंटिंग डब्ल्यू, अच्छा डेफिनेटली टेक्स्ट में ना बहुत डिटेल्स हैं और यकीनन आपको मेरे से ज्यादा बेहतर आती हैं, तो उस डिटेल में भी नहीं चले जाना, पढ़नी हमने अकाउंटिंग ही। और मेरे सामने आ गया इंटेंजिबल एसेट्स का स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, बिल्कुल ठीक आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन काइंडली वहीं तक जाना है जहां तक हमें जरूरत है, ये ना हम टेक्स्ट में खो जाए, खतरा मुझे उधर भी है कि उधर भी कितना पता है, तो काइंडली इधर इधर मेन इधर ही फोकस करना है, बाकी जो टेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं जहां जरूरत है बस वहीं तक। ये कैरिंग अमाउंट और टेक्स्ट बेस का मीनिंग क्लियर है सर जी? क्लियर है सर? अब टेक्स्ट डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। अब अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम हो तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बराबर ही होती हिम्मत, लेकिन कहां फर्क है? डेप्रिसिएशन में फिर एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डिफरेंट होगी, एक्यूमुलेटेड टैक्स डिफरेंट होगी, उसमें डेफिनेटली इनिशियल अलाउंस भी होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशंस भी होंगी, तो क्या और क्या डिफरेंट हो सकता है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से फिर गेन लॉस भी डिफरेंट कैलकुलेट होगा। तो जरा एक ज़बानी ट्राई करके देखते हैं जरा। अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़हन में लाए जरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़हन में लाए से सपोज ये 10 लाख है, इसके अंदर अकाउंटिंग गेन आ रहा होगा, कहाँ कहाँ? अदर इनकम में, अगर गेन हुआ है अकाउंटिंग में तो अदर इनकम में आ रहा होगा, लेकिन टैक्स वाले हमें अकाउंटिंग गेन अलाउ नहीं करेंगे, वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गेन बनता है वो अलाउ करेंगे। तो लेट्स अज्यूम, वैसे तो ये भी हो सकता है कि अकाउंटिंग में गेन है और टैक्स में लॉस हो जाए, हो सकता है सर, उसकी टैक्स बेसिस डिफरेंट है, लेकिन पहला स्टेप कि अगर अकाउंटिंग में गेन है 10 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग गेन 50,000 है और टैक्स गेन 40,000 है, आप बताइए एडजस्टमेंट करें कैसे? ये जरा रजिस्टर खोलें जरा, साथ छोटी छोटी वर्किंग करते हैं। अकाउंटिंग गेन कैलकुलेट कैसे होगा? और टैक्स गेन फिलहाल टैक्स बेस मींस टैक्स डब्ल्यूडी, ये फॉर एग्जांपल गेन है जी अकाउंटिंग में 50,000, जस्ट एक ये 50,000 अकाउंटिंग गेन एंड लेट्स अज्यूम 40,000 टैक्स गेन। तो हेल्प करें, प्लस माइनस क्या करें? अकाउंटिंग गेन ऐड हो जाएगा और टैक्स गेन लेस हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग का किसी ने ऐड किया भी यार, क्या हो गया जी सर? इसमें प्लस सिर्फ सेंस ये है कि हमने अकाउंटिंग इफेक्ट रिवर्स करना और टैक्स इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करना। तो अगर एक अमाउंट पहले लेस हुई है तो उसको ऐड बैक करके कैंसिल करेंगे, और अगर एक अमाउंट पहले ऐड हुई है तो उसको लेस करके कैंसिल करेंगे। कैंसिल करना, अकाउंटिंग इफेक्ट कैंसिल करने और टैक्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने। तो वाई अकाउंटिंग गेन लेस होगा? सही कह रहे हैं आप लोग, पहले ऐड हुआ होगा, क्या इसकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ गया होगा सर? इसको लेस करके कैंसिल कर देंगे और टैक्स गेन ऐड कर देंगे, डन है? क्या आ जाएगा इंशाल्लाह? टैक्सेबल प्रॉफिट।
ये ठीक है, लिखना जरा थोड़ी सी बात। तो टैक्स किस पे देंगे? 990 पे टैक्सेबल प्रॉफिट पे। टैक्स अथॉरिटीज इज नथिंग टू डू विद द टैक्स अथॉरिटीज का कोई काम नहीं है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। ये ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और बना लेना। लेट्स अज्यूम इस तरह सोच सकते हैं कि अकाउंटिंग में लॉस है और टैक्स में गेन हो सकता है वैसे, और डिफरेंस है ना उसमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस में। फॉर एग्जांपल इस तरह से फिगर्स हैं, लेट्स अज्यूम चलो फिगर सेम ही 50,000 एंड 40,000। लिख के जरा सोचो, लिख के सोचो, लिख के करो। ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग में लॉस है, टैक्स में गेन है। तो अकाउंटिंग लॉस पहले लेस हुआ होगा, तो अब उसे कैंसिल करने के लिए ऐड बैक करेंगे, और टैक्स गेन को भी ऐड ही क्यों करेंगे? क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ना है। तो ये ऐसे कोई ऐसे रट्टा नहीं है कि किसने ऐड होना किसने लेस होना। खाली सोच रहिएगा और बात बनती जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, दोनों ऐड ही हो रहे हैं। तो टोटल हो जाएगा 1 लाख 11 लाख 1096 1090 एंड डेफिनेटली सिनेरियोज और भी हो सकते हैं दो मेरे ख्याल। अकाउंटिंग में गेन हो, टैक्स में लॉस हो, दोनों में लॉस हो वगैरह, तो आई होप के सोचा जा सकता है। नोट कर ली। अकाउंटिंग का गेन कैसे आता है? सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट, और टैक्स गेन कैसे आता है? सेल प्रोसीड माइनस टैक्स पेड्स। अब आ जाइए, भाई साहब बात कर रहे थे नंबर 4 एग्जम्प्ट इनकम्स, और नंबर 5 भी देखना था इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। पाकिस्तान के लॉ में नंबर 4 एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। पहले इसी के फाइनल करना था, लेकिन इट डजंट मीन्स कि अगर वो इनकम एग्जम्प्ट है तो हम उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्रीकल्चर बिजनेस है तो आप उसकी काउंटिंग भी नहीं करेंगे एग्रीकल्चर इनकम की, अकाउंटिंग आप करेंगे लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना। तो जस्ट लाइक एनी अदर इनकम, सेकंड कॉलम देखें, कोई भी अगर एग्जम्प्ट इनकम है तो हम अकाउंटेंट्स उसे अक्रूवल बेसिस पे अपनी इनकम बनाएंगे, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर टैक्स नहीं देना, तो नॉट टैक्सेबल, उस पर टैक्स नहीं है। अब अपने जहन में जरा अकाउंटिंग प्रॉफिट बनाएगा, उसमें अगर एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है और आप टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? एक तो ये ना कि 100% एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वो बहस ही खत्म हो गई। लेकिन लेट्स अज्यूम कोई अदरवाइज इनकम टैक्सेबल भी है और कुछ एग्जम्प्ट इनकम भी है, तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में एग्जम्प्ट इनकम भी एक्रूवल बेसिस पे आ रही होगी, और आप अदरवाइज टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए फिर एग्जम्प्ट इनकम का क्या करेंगे? क्यों माइनस करेंगे? पहले ऐड है, उसको लेस करके ही अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालेंगे क्योंकि उस पर टैक्स नहीं देना। तो एग्जम्प्ट इनकम का क्या करेंगे सर? माइनस करके उसको कैंसिल कर देंगे, और ऐड क्या करेंगे उसकी जगह? कुछ भी नहीं। तो ये नहीं है कि जरूर अगर कुछ ऐड किया तो लेस करना, या लेस किया तो ऐड ही करना। इस केस में सिर्फ क्या होगा, एग्जम्प्ट इनकम को लेस करके उसका फैक्ट बस कैंसिल करना, ठीक है। क्यों ऐसा करना? क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है। एनी कंफ्यूजन? नंबर 5 से देन सर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, टैक्स वाले कुछ एक्सपेंसेस को एक्सपेंस कंसीडर ही नहीं करते। उसकी एग्जांपल्स में एक लिखी हुई है ब्रैकेट में, क्या लिखी हुई है? फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगर आप लॉ की वायलेशन पे देंगे, किसी लॉ की वायलेशन पे अगर कोई फाइन या पेनल्टी दी है तो क्या वो अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं है? ऐसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस को एंट्री बोल दें। एक्सपेंस डेबिट, फाइन्स एक्सपेंस डेबिट, कैश चला गया तो कैश क्रेडिट, नहीं गया तो पेबल क्रेडिट। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपेंस है, हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्टेबल नहीं है। नहीं, मैं फाइन और पेनल्टीज अगर लॉ की वायलेशन पे देंगे तो बैद साहब, ये मैंने बात की है, बड़ा फूंक फूंक पे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड टैक्स कंसल्टेंट्स मेरे सामने बैठे हैं और मुझे असल खतरा और है कि ये वो वाले टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं तो सही वाले हैं। जी सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लाए सर, क्या हमने फाइन्स को लेस किया होगा? क्यों लेस किया होगा? काउंटिंग एक्सपेंस है, लेकिन टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक करके उसका फैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। यहां से ऑनवर्ड अब दो वर्ड्स आने बार बार, एक है टैक्सेबल जो ऊपर आया, ये पॉइंट नंबर 4 और 5 में आ गए ये वर्ड। एक वर्ड आया था टैक्सेबल, वहां डेफिनेटली लिखा हुआ नॉट टैक्सेबल, और उससे आगे वर्ड आए नॉट डिडक्टेबल। तो ये टैक्सेबल और डिडक्टेबल का मतलब जरा आखिर में आया, जरा पेज के एंड में लिखा हुआ। इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, तो ये बात तो है तो सिंपल, लेकिन सही वर्ड ध्यान रखना है। इनकम्स टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। और अगर कहा जाए इनकम्स नॉट टैक्सेबल, तो इसका मतलब वो एग्जम्प्ट इनकम्स है। और अगर कहा जाए एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। टैक्सेबल लफ्ज किसके लिए है? इनकम्स के लिए, और डिडक्टेबल एक्सपेंसेस डिडक्टेबल लेस किए जाते हैं। लेकिन अगर अलाउ नहीं है लेस करना तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। और अगर इनकम पे टैक्स नहीं देना तो वो एग्जम्प्ट इनकम, वो एग्जम्प्ट इनकम। तो एग्जम्प्ट इनकम का क्या करेंगे? लेस करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में से, और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस फर्स्ट 5 पॉइंट्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट जी माशाल्लाह सेक्शन 21 भी सामने आ गया था। सेक्शन था कि याद है? जी सर, नंबर 6 रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, क्या ज़हन में आता है इस लाइन पर? सेल की बात हो रही है। सेल, क्या हम सेल अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं सर? कोई डबल एंट्रीज बना दे सेल की यार। डेटर डेबिट, अच्छा वैसे इसका हरगिज एक्रूवल बेसिस का मतलब नहीं होता कि अगर कैश सेल है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। नहीं, मतलब अक्रूवल बेसिस का मीनिंग ये है कि जब कमा लिए इनकम तो इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। कैश आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं आएगा तो इंशाल्लाह मिल जाए। मींस उसे डेटर या कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अक्रूवल बेसिस में सेल रिकॉर्ड कर लें अगर अर्न हो गई, कैश आ गया तो कैश डेबिट कर लें, और अगर कैश नहीं भी आया तो फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो अकाउंटिंग में सेल्स हमेशा कैसे रिकॉर्ड होती हैं? अक्रूवल बेसिस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे पढ़े, टैक्स में भी अक्रूवल बेसिस पे ही आप इन इनकम्स पे टैक्स देते हैं। तो ये सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी? टैक्स में सब कुछ कैश बेसिस पे नहीं है। समटाइम मैं हिस्टोरिकली मुझे आइडिया महसूस होता है कि बच्चे इस चक्कर में पड़ जाते हैं, सब कुछ कैश बेसिस पे नहीं है। तो टैक्स में जो सेल्स हैं वो अक्रूवल बेसिस पे है। इसीलिए तो बेटा बाद में बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है। टैक्स में बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है। हाँ वो क्या है वो मैं अभी आइडिया देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही कब होगा? अगर आप सेल रिकॉर्ड ही तब कर रहे हो जब कैश आना है, तो बोले इधर एंट्री। और नहीं सर, अगर आप सेल रिकॉर्ड ही तब कर रहे हैं जब कैश आना है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अगर सेल होती कैश बेसिस पे तो कैश तो आ गया, तो अब जो आ गया कैश ये भी बैड हो जाएगा। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। अब डेटर्स होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो टैक्स में रेवेन्यू जो है ना वो अक्रूवल बेसिस पे ही टैक्सेबल है, व्हिच मींस देयर इज नो डिफरेंस इन पॉइंट नंबर 6, और हमें कोई एडजस्टमेंट डेफिनेटली करने की फिर जरूरत नहीं है। एनी कंफ्यूजन? देन उसके बाद नंबर 7 रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस का एक स्टार बना हुआ नीचे देखना जरा। रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस, आम हालात में जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस की सैलरीज हैं, एम्प्लॉइज की सैलरीज, यूटिलिटी, एंटरटेनमेंट, अदर एक्सपेंसेस, इस तरह के जो नॉर्मल बिजनेस के खर्चे, उन्हें क्या ऊपर लिखा हुआ है? रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस। ये दोनों तरफ अकाउंटिंग हो या टैक्स अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं और अलाउ होते हैं। हाँ वो एक अलग इशू है कि अगर फॉर एग्जांपल सैलरी पे आपने टैक्स नहीं काटा तो वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर काट ली है तो अक्रूवल बेसिस पे। और दोबारा मैं जरा याद दहानी करा दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज। शायद एओपी वगैरह को चॉइस है वहां, तो वो कैश बेसिस पे काउंटिंग कर लें, लेकिन हमारी सारी बहस का फोकस कंपनीज है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन 6 और 7? हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 6 7 की?
एडजस्टमेंट कब करनी पड़ेगी? जब डिफरेंस हो। इस किस में डिफरेंस होगा यार? स्टैंडर्ड्स में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। देन आ जाइए सर, जरा गेम ऑन करते हैं और 7 की बात 8 पे चलते हैं। लिखा हुआ प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी। प्रोविजन एक ऐसा लफ्ज है जो डिटेल में एक्सप्लेन होना है। आप फिलहाल इस प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी को आसान लफ्जों में बस लिखना। ग्रेजुटी पेबल की बात हो रही। और अच्छा, अब ये भी एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही, काइंडली सही कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा, एम्प्लॉय की तरफ ना निकल जाइएगा। एम्प्लॉय की ग्रेजुटी की बात नहीं हो रही, जो एम्प्लॉयर ने देनी है ग्रेजुटी, ये एम्प्लॉयर के एंगल से बात हो रही। कंपनी ग्रेजुटी पेबल, क्या कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ग्रेजुटी देनी है? तो ये उस कंपनी के एंगल से बात हो रही है। इसका अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट आगे पढ़ने से पहले जरा नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 3 जो आपके पास है। थोड़ा जरा ग्रेजुटी का कॉन्सेप्ट जरा फाइनल करना। ग्रेजुटी स्टार्ट में लिखा होगा, पेज नंबर 3 का स्टार्ट है। अमाउंट पेएबल टू एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ देयर, एक लमसम अमाउंट देने का कॉन्सेप्ट है सर। एम्प्लॉय जब छोड़ के जाता है आपको, तो कुछ कंपनीज जो है जितना अरसा उसने काम किया होता है उतने अरसे को उसकी लास्ट सैलरी से अक्सर मल्टीप्लाई करके उसकी ग्रेजुटी की अमाउंट बना देती हैं। तो मतलब ये कौन सी अमाउंट है, कंपनी ने कब देनी है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टर्मिनेशन, जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा, आपकी कंपनी छोड़ के जाएगा। ठीक है, नहीं वो डेफिनेटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, फिर वो पैसे मिल जाते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, ये इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कोई नहीं। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, ये रिटायरमेंट पे पैसे मिलते हैं, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। प्रोविडेंट फंड खासतौर पर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट नेम्स के साथ डिफरेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, राजेंद्र इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, ग्रेजुटी भी क्या कंपनी का एक्सपेंस है? अब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने 10 साल बाद रिटायर होना है, 15 साल बाद रिटायर होना, तो क्या हम एक्सपेंस अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रिटायर होगा और पैसे देंगे? क्या कैश बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, या जैसे जैसे वो सर्विसेज देता जा रहा होगा हम अपना अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करता जाएंगे? अब उसने अगर 1 साल वर्किंग कर ली है, तो उस साल की जो ग्रेजुटी की अमाउंट बनती होगी देनी तो कब है? जब जाएगा। लेकिन जितना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वंस अगेन ये एक्सपेंस भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। तो जैसे जैसे वो सर्विसेज देता जा रहा होगा, हम ईयर वाइज एक एंट्री करते जा रहे होंगे, ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट और ग्रेजुटी पेबल क्रेडिट, और नेक्स्ट ईयर फिर ये रिपीट होता रहेगा, हो जाएगी एंट्री। कब तक रिपीट होती जाएगी? अब फॉर एग्जांपल 20 साल गुजर गए, 20 साल बाद अब वो रिटायर हो रहा है, फिर हम एंट्री क्या करेंगे? पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो पहले तो ये देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी हुई, ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट अंडरलाइन करना। कब? एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन ईयरली बेसिस। अकाउंटिंग सारी एक्रूवल बेसिस पे ही है, और जब कभी ये पैसे देंगे एम्प्लॉय को, फिर डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी कम होकर कैश क्रेडिट हो जाता है। ओके जी प्लीज। लेकिन वापस आ जाए जरा एक सेकंड के लिए पिछले पेज पे, पॉइंट नंबर 8 पे। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ग्रेजुटी है, बल्कि एक्रूवल बेस, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्रूवल बेसिस हो गया ना। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ग्रेजुटी है, ये कैश बेसिस पे अलाउड है एज एन एक्सपेंस। टैक्स वाले इस ग्रेजुटी के एक्सपेंस को एक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं करते, वो इसे कैश बेसिस पे अलाउ करते हैं, मींस पेमेंट बेसिस पे। मींस उसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने पहला साल काम कर दिया, पहला साल काम कर दिया, क्या आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया? सर कर लिया सर, आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस लेस हो गया होगा। अब आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आपको ये एक्सपेंस क्यों ऐड बैक करना पड़ेगा? क्योंकि अभी पे नहीं हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 2020 है, कुछ एम्प्लॉयज ने सर्विसेज दी और आपने उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ पुराने एम्प्लॉयज भी 2020 में आकर रिटायर हो गए, पॉसिबल है। कोई नए एम्प्लॉयज अभी चल रहे हैं, कोई पुराना 2020 में रिटायर हो गया, तो आपने उसका फिर पेमेंट की होगी। सर ये पेमेंट की होगी सर, तो क्या टैक्स वाले फिर वो पेमेंट अलाउ कर देंगे? तो अगर ये एक्सपेंस और पेमेंट आपको इकट्ठी दी हो किसी एक साल में,
तो देन फिर कैसे एडजस्टमेंट होगी? ग्रेजुटी एक्सपेंस ऐड बैक हो जाएगा और ग्रेजुटी पेड लेस हो जाएगा। हाँ, अगर इस साल कोई ग्रेजुटी पे की ही नहीं है तो सिर्फ ऐड बैक ही। तो आप दोबारा नेक्स्ट पेज पे नजर, वहां जहां एंट्रीज देखी उसके नीचे एक टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ है। टैक्स ट्रीटमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, एक छोटी सी लाइन लिखी होगी आफ्टर द एंट्रीज। ग्रेजुटी एक्सपेंसेस added back while gratuity payment is deducted if any, definitely। और अगर इस साल नहीं है तो आप नहीं करेंगे। क्या ऐड करके क्या लेस किया जाता है? ग्रेजुटी एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और उसकी जगह ग्रेजुटी पेड जो है वो टैक्स वाले अलाउ करते हैं। मींस उसे ग्रेजुटी के एंगल से टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। तो एक दफा फाइनल बोल दें, क्या ऐड करके क्या लेस करेंगे? पेमेंट मींस पैसे, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ग्रेजुटी पेबल डेबिट कैश क्रेडिट एक्सपेंस है। तो पुराना एम्प्लॉई उसको पेमेंट किया हमने, तो उस पेमेंट को एक्सपेंस अलाउ करेंगे ना टैक्स वाले। एक्रूअल बेसिस पे वो एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम उसे पैसे देंगे तब वो एक्सपेंस मान जाएंगे। टैक्स वाले ग्रेजुटी को अच्छा जरा दोबारा पीछे पेज पे जाए। क्या इस लाइन नंबर 8 का मीनिंग ये है कि टैक्स वाले ग्रेजुटी के एक्सपेंस मानते हैं? वैसे क्या ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है? इनएडमिसिबल नहीं, मानते हैं, लेकिन कब? पेमेंट बेसिस पे मानते हैं। और हम अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब कभी पेमेंट करेंगे आप एम्प्लॉइज को ग्रेजुटी के हवाले से, तो फिर टैक्स वाले आपको एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट का फर्क है। क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है जी? क्या फर्क है अकाउंटिंग और टैक्स में? अक्रूवल और कैश। अक्रूवल मींस हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, एड बैक हो जाएगा, और अगर पेमेंट हुई है तो लेस करेंगे। ठीक? तो टैक्स वाले ये नहीं कहते ये एक्सपेंस नहीं है, हम नहीं मानते इस खर्चे को, लेकिन वो अलाउ तो करते हैं, लेकिन कब? वो कहते हैं मैंने इसे एक्रूवल बेसिस पे नहीं मानना, इसे कैश, जब आप कैश देंगे फिर आप क्लेम कर लीजिएगा। जी, एनी अदर कंफ्यूजन? नहीं, मतलब बंदे ढूंढ जी। डियर नंबर 9 पे हमारी काफी लंबी बहस होनी है। अनफॉर्चुनेट ये बैड डेट्स एक अलग चैप्टर ही बन जाना इसके अंदर, लेकिन पहले 10 हो जाए, 1 मिनट के लिए। बोरिंग कॉस्ट मौला IAS 23। IAS 23 जब भी कभी लफ्ज सामने आता है तो अक्सर ऐसे लगता है कि जैसे बोरिंग कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज ही होती है। ऐसी हकीकत नहीं है। जरा सेकंड कॉलम पढ़े। हाँ जी ठीक है, कैपिटलाइज होती है बोरिंग कॉस्ट की फिगर, लेकिन कब होती है? पूरा सेंटेंस इस तरह से है कि बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्स वाले बोरिंग कॉस्ट को कोई कैपिटलाइज करने का कॉन्सेप्ट नहीं रखते। वहां बोरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होगी? वहां कैपिटलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है, इवन देन क्वालिफाइंग एसेट हो। तो अगर फॉर एग्जांपल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, कंसंट्रेट जरा, अगर क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है तो क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है सर? हमने भी एक्सपेंस आउट, उन्होंने भी एक्सपेंस आउट ही करना है, हमने भी किया होगा। फाइनेंशियल चार्जेस है मिला। हाँ, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो हमने एज पर IAS 23 बोरिंग कॉस्ट को पहले कैपिटलाइज किया होगा। आपके जहन में डेप्रिसिएशन आ रही है, तो डेप्रिसिएशन अभी नहीं। जब तक एक एसेट बन रहा हो तभी तक कैपिटलाइजेशन होती है, और डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर। तो इस वक्त डेप्रिसिएशन का नहीं। हाँ डेफिनेटली, वो जब बन जाएगा तो हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन और होगी, उसका वही होगा, अकाउंटिंग ऐड हो जाएगी, टैक्स लेस हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मिक्स नहीं करें, सिर्फ बोरिंग कॉस्ट। अगर हमारा कोई क्वालिफाइंग एसेट होगा तो हमने फिर वो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट को एसेट में ऐड किया होगा। ऐड किया होगा, लेस किया होगा? हाँ डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक बोरिंग्स, जनरल बोरिंग जो भी प्रिंसिपल थे, लेकिन फाइनली जो अमाउंट बनी होगी उसे हमने कैपिटलाइज किया होगा। लेकिन इवन इन दैट केस टैक्स वाले उसे एक्सपेंस ही अलाउ करेंगे। तो क्या अब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाएगा अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो? इसके लिए जरा पेज नंबर 4 पे 1 मिनट आइएगा पहले।
During construction of asset ही allow होता है। ये अगर पेमेंट कोई नहीं सर, ये 20 साल एड बैक करते रहेंगे जैसे साहब, इसमें तो कोई वो साइंस नहीं। पेमेंट करेंगे तो लेस करेंगे, अगर पेमेंट नहीं है तो सिर्फ एक्सपेंस एक्रूवल बेसिस वाला ऐड कर देंगे। जस्ट एक मिनट जरा, मेरे ख्याल फिगर्स को सामने आ रहे हैं जरा। पेज नंबर 4 का स्टार्ट है शायद आप। एज पर IAS 23, borrowing cost is recognized as an expense unless it relates to a qualifying asset. However, it is treated as an expense in income tax ordinance in any case. Suppose during the year 20,000 की बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की है, एसेट डेबिट किया या एक्सपेंस डेबिट किया, ये सारी गेम इधर ही है, विजुलाइज करेंगे। ये 20,000 प्रॉफिट लॉस में आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है यार, एसेट में नजर आ रहा है, प्रॉफिट लॉस में एसेट में नजर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नजर आ रहा है? कहाँ नजर आ रहा है? कैपिटलाइज हुआ है, एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ। करंट टैक्स की वर्किंग, लेट्स अज्यूम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख था। इस 12 लाख में 20,000 की बोरिंग कॉस्ट का इफेक्ट पहले आ रहा होगा, हमने तो एक्सपेंस रिकॉर्डिंग ना किया, हमारा इस प्रॉफिट में बोरिंग कॉस्ट का कोई इफेक्ट, ये वाली बोरिंग कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्या टैक्स वाले इसे इसी साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं? हमने क्या किया है और टैक्स वाले क्या करना चाह रहे हैं? तो हमने तो पहले कुछ नहीं किया होगा प्रॉफिट के अंदर से, हमने तो कैपिटलाइज कर लिया था, लेकिन टैक्स वाले इसी पीरियड में ये एक्सपेंस अलाउ करेंगे। क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या क्यों लेस करना पड़ेगा? पहले भी तो लेस हुआ हुआ, डबल हो जाएगा। पहले इसका इफेक्ट आ ही नहीं रहा प्रॉफिट, लेकिन क्यों आना चाहिए? क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसी साल का खर्चा है। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऐड क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मिक्स नहीं करें। आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज तभी कर सकते हैं अगर क्वालिफाइंग एसेट है, और अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो मींस अभी बन रहा है। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाती है व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट, और अगर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर उससे बाद ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है। हाँ बहरहाल, अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर एसेट कंप्लीट हो गए तो 6 महीने फॉर एग्जांपल पहले हमने कैपिटलाइज किया होगा, फिर 6 महीने की काउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगी, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, तो वो बात अपनी जगह है। सिंपली सिर्फ बोरिंग कॉस्ट, क्या 20,000 हमने पहले लेस किया था? नहीं, कुछ तो किया था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट में कुछ नहीं। हाँ, एसेट में कैपिटलाइज किया, मींस हमारा इस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं था। तो हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस हमें इसी साल अलाउ होगा, और देयरफॉर फिर हम टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ ये लेस समझ आता है सर, विदाउट एडिंग एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन? देख लें, इतना बात क्लियर कर लें। ये नहीं कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन तो ज्यादा चार्ज हुई होगी ना सर? तो सर जी अगर हुई होगी तो एड बैक कर देंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कब हुई होगी। उधर से एसेट बनी भी जा रहा है, डेप्रिसिएशन भी शुरू होगी, जैसे ही पहली ईंट लगाई वो अवेलेबल फॉर यूज हो गई। तो करके ना अगर स्टैंडर्ड में लिख देता ऐसे भी करना पड़ना था। व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज एंड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, ये वो कम से कम पूरा तो होते। लेकिन देन सर इस तरह करें जरा, अब बैलेंस शीट एग्जाम में लाएं जरा, ये बात थोड़ी सी और पूरी करूंगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई इसी पेज नंबर 4 पे ही आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस इन केस ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। देखिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, ठीक है, अभी तक आपको जो भी पता चला है, क्या मीनिंग पता है आपको? कैरिंग अमाउंट मींस क्या है? WDV, काउंटिंग WDV, टैक्स WDV। आती कैसे काउंटिंग WDV? अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन ही ना हो फिलहाल तो कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ही टैक्स बेस, जो उनकी कॉस्ट होगी वही टैक्स बेस। दरमियान में अगर क्या नहीं है तो कॉस्ट एज इट इज कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस है, डेप्रिसिएशन नहीं है। हाँ अगर है तो लेस करके लिखेंगे। तो अब आए जरा बैलेंस शीट के एंगल्स को चला। लेट्स अज्यूम ये 20,000 था, किसी एक बिल्डिंग से रिलेटेड था, CWIP स्टैंड्स फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो लेट्स अज्यूम उसमें मटेरियल
लेबर ओवरहेड्स के 5 लाख रुपए के खर्चे हो गए थे, लेकिन ये बिल्डिंग बन रही है। फिर हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 20,000 इसमें ऐड किया होगा? और सर जी ऐड किया होगा सर, और विदाउट एनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बन रही है, यही 5,20,000 कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। एनी कंफ्यूजन? राइट साइड पे इसके साथ जरा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। टैक्स वालों को इस पे कोई एतराज नहीं है कि आपने बिल्डिंग बनाने पे मटेरियल लगा दिया, लेबर लगा दिया, ओवरहेड्स लगा दिए। उनका एतराज सिर्फ किस पे है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी। तो मींस 5 लाख एज इट इज है, यही 5 लाख है। फिर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे बैलेंस शीट बना रहे हो, अपने जहन में जरा बनाए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में रख के अगर हम कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के सामने 5 लाख जरूर होगा, ये डिसअलाउ नहीं है। हाँ, वहां क्या जमा नहीं होगा। और अब अकाउंटिंग पॉइंट से बैलेंस शीट जहन में लाए, 5 लाख भी है और IAS 23 जहन में अचानक आया तो 20,000 प्लस हुआ। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में रख के बना रहे हैं तो कोई IAS 23 जहन में नहीं आया और 20,000 प्लस नहीं हुआ। तो क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ गया? क्यों डिफरेंस आ गया? क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में चेंज आ गया। कहां तक सेम है? अप टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। कहां जाके प्रॉब्लम आया? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो हमने कैपिटलाइजेशन की, कंसंट्रेट, कैरिंग अमाउंट बढ़ गई कम हो गई? उन्होंने कैपिटलाइजेशन नहीं की, उनकी टैक्स बेस कम है 20,000 से। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? वापिस आना है सेकंड पेज पे। और नहीं सर जी, वन ऑफ दी डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन मेजर नहीं, मतलब वो तो सबसे इजीएस्ट है ना जिसका हमें आइडिया है। बाकी डिफरेंसेस अब आ रहे हैं, डिफरेंसेस गेम चल पड़ी है। ये भी डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी है, और क्या वो भी है, आ रहा है वो। ये फर्स्ट 8 और देन 9 हुआ शायद, सॉरी 10 हुआ। फर्स्ट 8 और 10 हो गए। एक नजर देखने कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट में? चलो फिर आगे। आगे मींस 9, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। क्या अकाउंटिंग में कोई एस्टिमेटेड बैड डेट्स रिकॉर्ड करने का कॉन्सेप्ट है? कभी अपनी एंट्री सुनिए, बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट एंट्री सुनिए सर। लेकिन एक और एंट्री भी हम करते हैं, बैड डेट्स डेबिट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। कभी ये वाली भी सुनिए। तो ये बैड डेट्स डेबिट अलाउंस या प्रोविजन क्रेडिट, ये एक्चुअल बैड डेट्स है, एस्टिमेटेड है। आप डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं 5%, 6%, 3%, फिर डेफिनेटली इसकी अपनी डिटेल्स हैं। अगर स्पेसिफिक हो तो अलग रेट है, जनरल है तो अलग है, लेकिन एक एस्टिमेटेड बेसिस पे बैड डेट्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले जरा बात आगे करें तो मैं एंट्री से डिस्कस करता हूँ। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट, एस्टिमेटेड बैड डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट टैक्स में नहीं है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो हमेशा डबल एंट्री होगी, बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन क्या अकाउंटिंग में बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट भी एंट्री होती है? अब ये जो सारी स्टोरी है, इसको समझने के लिए जरा पेज नंबर 3 पे आ जाए, लेकिन रजिस्टर साथ रखिएगा।
दरमियान में कहीं नजर आएगा आपको पॉइंट नंबर 2, बैड डेट्स। पहली लाइन लिखी हुई एक्चुअल बैड डेट्स इफ नो अलाउंस। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई शख्स ऐसा निकल आएगा जो पैसे नहीं देगा, तो हमने कोई बैड डेट्स को एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन अचानक कोई शख्स मेरे जैसा निकला है, आपने सेल की हुई थी और वो शख्स मेरे जैसा निकला है, वो पैसे नहीं दे रहा। अलाउंस आपने क्यों नहीं बनाया था? उम्मीद नहीं थी। तो अगर अलाउंस नहीं था और बैड डेट्स हो गए तो क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट्स डेबिट डेट्स पे, एक्चुअल बैड डेट्स, बैड डेट्स डेबिट डेट्स पे। ठीक हो गया? पहली एंट्री में का मसला। अगली एंट्री में आ जाए, एंट्री ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स। तरीका इसका क्या होता है? डेटर्स लिए जाते हैं, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग रिसीवेबल्स, और मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट गिवन होगा। लेट्स अज्यूम आप 2014 में है, 15,000 का अलाउंस बना। कैसे? डेटा से रेट मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और आपने फिर क्या डबल एंट्री कर ली? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस पे। अब तरतीब से चलेगा मेरे साथ। पहले मैंने क्या बात की ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? एक्चुअल बैड डेट्स हो गया, अलाउंस नहीं था। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप 2014 के एंड पे थे और आपने जब वर्किंग की तो 15,000 के बैड डेट्स एस्टिमेटेड बन गए। आपने एंट्री कर ली बैड डेट्स डेबिट। अच्छा, किसी ने अगर प्रोविजन पहले वर्ड सुना तो सब नहीं होगा। अगर कोई प्रोविजन से यूज्ड टू है तो ये डेफिनेटली प्रोविजन ही की बात होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब इस एंट्री को जरा गौर से देखना आपने, ये जो सेकंड एंट्री है, बैड डेट्स डेबिट, कहां से जा रहा है? एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये अमाउंट देंगे। अलाउंस क्रेडिट, डेटर्स में फिगर जा रही है और डेटर्स में से फिर फिगर है उसी तरह शायद लेस हो रही है जिसमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस होती है। तो बैड डेट्स इज अ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम and allowance is a balance sheet item to be deducted from closing debtors। तो नीचे एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, जो भी डेटर्स होंगे अगर उसकी अमाउंट नहीं थी तो 15,000 वहां से लेस हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा। यहां तक जो मैंने हाईलाइट किया जरा बोर्ड पे एक नजर देखें सही। एनी कंफ्यूजन? हजम डिट ये कहीं ऐसे फजूल में इसमें कंफ्यूजन रह जाती है, कंसंट्रेट कीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? देन सर आप 2014 में आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं। किसकी वर्किंग कर रहे हैं सर? करंट टैक्स की वर्किंग कहां से स्टार्ट होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर एग्जांपल है जी 8 लाख 2014। 8 लाख को एक अकाउंटेंट की नजर से गौर से देखें, क्या इस 8 लाख में ये 15,000 अलाउंस ना बोलना, ये यही तो मसला है सर। 15,000 के बैड डेट्स नजर आ रहे होंगे, अलाउंस नहीं सर जी, अलाउंस का इस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं। ये वर्ड सही करें, इसी नहीं वर्ड से फंस जाना हमने। अलाउंस का वर्ड अगर बोलूं मैं तो कहां जहन जाएगा, और मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट बैड डेट्स, बैड डेट्स एक्सपेंस। क्या इस 8 लाख में से 15,000 के बैड डेट्स लेस हुए होंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते किसे? जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट हुआ हो। तो हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, क्या वो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? ऐड हुआ होगा एक्सपेंस या लेस हुआ होगा? लेस हो गया होगा। पिछला पेज देखें, पेज नंबर 2 देखें, पॉइंट नंबर 9 देखें। क्या टैक्स वाले एस्टिमेटेड बेसिस पे अलाउ कर देंगे या? हमने तो रिकॉर्ड कर लिए। टैक्स वाले कब तक का वेट करेंगे? एक्चुअल होंगे तो अलाउ करेंगे। फिलहाल फॉर एग्जांपल कोई एक्चुअल नहीं है, 14 का एंड है, क्या ये एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाएगा? हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक करके टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे और फिर टैक्स रेट 8,15,000 से मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एड बैक समझ आ गया? देख लें, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
एक नजर आप रिवाइज कर मैं What is the double entry of bad debts if there is no allowance? What is the double entry of estimated bad debts? ठीक है जी सर, यहाँ तक 2014 के एक साल को बेस बना के बहस की है 14। अब आ जाए जरा नेक्स्ट ईयर। गेम स्टार्ट हो गई। अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं आगे सर, इसको छोड़ें, ये तो हो जाएगा, पहले वो बता दें जो कल करना है। और सर जी कंसंट्रेट किया करें, साथ साथ चला करें, खुदा का नाम ले। और अगर वो हो जाए और अगर वो भी हो गया तो ये तो रहने दें, ये तो मुझे आता है। ये सर, ये अब एक सीक्वेंस बना हुआ, एक सिनेरियो से क्रिएट किया मैंने आपके सामने। 2014 में एस्टिमेटेड बैड डेट्स 15,000 रिकॉर्ड हुआ। अब लेट्स अज्यूम कि 2015 में ये 15,000 रुपीज एक्चुअल बैड डेट्स बन जाएं। अब डेफिनेटली इसमें भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक्चुअल बैड डेट्स की फिगर 15,000 से कम ज्यादा हो सकती है। सर ये हो सकती है सर, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, ज्यादा भी हो जाएगी। फर्स्ट assumption, पढ़े नेक्स्ट लाइन। नाउ सपोज एक्चुअल बैड डेट्स आर 15,000 इन 2015। सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली वही हो गया, क्या कम ज्यादा हो सकता है? तो जब आप ये बात समझ जाएंगे तो वो इशू नहीं। अब सबसे पहले अपने ज़हन में लानी है अकाउंटिंग। What should be the double entry of this actual bad debts now? अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से एक बात बन रही है। देखिए अक्रूवल बेसिस पे जरा सैलरी एक्सपेंस की एंट्री बोलो। सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेबल पे लेट्स अज्यूम ये अमाउंट है 70,000, ठीक है। अब जब आप ये सैलरी पे करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट क्यों नहीं करेंगे? वो हो गया, डबल हो जाए। अब क्या करेंगे? पेबल डेबिट कैश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ये एक्चुअल बैड डेट्स यकीनन हुए हैं, लेकिन क्या आप एक्सपेंस इसका रिकॉर्ड कर चुके हैं? सर जी रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन एक्सपेंस जब आपने रिकॉर्ड किया था तो एंट्री थी बैड डेट्स डेबिट। अलाउंस क्रेडिट इसलिए था क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था, इसलिए आपने एग्जैक्टली डेटर्स में से फिगर माइनस नहीं की। अगर एक्सपेंस होता और कंफर्म होता कि ये उसी पर्सन ने पैसे नहीं देने तो आप एंट्री ही क्या करते? बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। तो ये अलाउंस और बैड डेट्स एक टेम्पररी अकाउंट है जो कब तक रहता है? जब तक एक्चुअल बैड डेट्स ना हो जाए। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ दिस एक्चुअल बैड डेट्स नाउ? व्हाई नॉट बैड डेट्स डेबिट? ये पहली एंट्री में जाए जो सबसे ऊपर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी, एक्चुअल बैड डेट्स इफ नो अलाउंस। ढूंढे 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 ढूंढे, अगर अलाउंस बनाया नहीं था और एक्चुअल बैड डेट्स हो जाए तो बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है और डेटर्स को भी लेस करना है। लेकिन अगर आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और एक्चुअल बैड डेट्स हो जाएं तो देन व्हाट शुड बी द डबल एंट्री? क्या एंट्री होनी चाहिए? अलाउंस डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। पहले तो इस एंट्री को थोड़ा हजम करना। जब आप लोग बच्चे थे कब तक थे?
इंट्रो में थे या FA1 में थे, तब डेफिनेटली हम उसी तरह शायद एक काम कर लेते थे, तो उसको भी कंफ्यूज ना कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो मैं बात करूं इसे लॉजिकली अंडरस्टैंड करें। वहां भी नेट इफेक्ट यही होता है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ अगर हम इस तरह से सोच लेंगे तो शायद हमारे लिए जरा आसानी ये हो जाएगी कि व्हाट इज द डबल एंट्री व्हेन द एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड। खुद बोलने जरा, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, और क्या जब यही अमाउंट एक्चुअल बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए तो दोबारा बैड डेट्स रिकॉर्ड क्यों नहीं करने चाहिए? हाँ डेफिनेटली, अगर बैड डेट्स 20,000 हो जाए, 15 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, एक्चुअल एक्सपेंस 20,000 हो गया है, क्या 5,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? फॉर एग्जांपल 12,000 एक्सपेंस हो रहा था और 15 एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो 3,000 का फिर एक्सपेंस रिवर्स भी होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली इस तरफ की बातें अलग से करेंगे। हमने कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? 15,000, और सपोज एक्चुअली भी इतना ही हो गया, तो देन व्हाट शुड बी द डबल एंट्री? अलाउंस डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? इसके नीचे एक ब्रैकेट बनी हुई है, उसको हजम करना जरूरी है इसी एंट्री के फौरन नीचे। अगर आप एंट्री करें बैड अलाउंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, तो क्या इस एंट्री से फिर आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आएगा? इस एंट्री को जरा ढूंढे, ये एंट्री के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अलाउंस कहाँ है? बैलेंस शीट आइटम में। डेटर्स कहाँ है? तो अलाउंस में से लेस होके अलाउंस खत्म हो जाएगा, अलाउंस लेस डेबिट हो रहा है, अलाउंस क्रेडिट होके बढ़ा है या डेबिट होके? तब डेबिट होकर 0 हो जाएगा, और उसकी जगह जो अमाउंट डेटर्स में से लेस होनी थी वो डेटर्स के लेजर में जाकर लेस हो जाएगी। तो दिस एंट्री हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे फिर भी है कि कम से कम एक हेड कम होके एक ज्यादा हो रहा है, दोनों सॉरी एक हेड में से खत्म होकर दूसरे हेड में से भी खत्म हो रहा है, एक डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कम से कम लेजर्स में चेंज आना है। अलाउंस डेबिट मींस अलाउंस के लेजर में डेबिट लिखेंगे आप, डेटर के लेजर में भी क्रेडिट लिखेंगे, तो कम से कम लेजर्स में आना इफेक्ट, अल्टीमेट इफेक्ट है 0। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के किसी हेड पे कोई चेंज नहीं है। नहीं बात समझ आ रही? करंट टैक्स की वर्किंग देखें 15 की। अब इसी एंट्री की बेस पे 15 की एक वर्किंग लिखी हुई है। लेट्स अज्यूम द प्रॉफिट ऑफ 2015 इज 9 लाख। इस 9 लाख को गौर से देखें, इस 9 लाख में पहले 15,000 का इफेक्ट आ रहा है। सर आ रहा है सर, 2014 में जाए जरा, 2014 का प्रॉफिट ढूंढे, कितना 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 कितना? 8 लाख। क्या प्रॉफिट ईयर वाइज होता है सर? तो क्या हमने ये एक्सपेंस लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था? अब दोबारा 9 लाख गौर से देखें, क्या इस 9 लाख पे इफेक्ट हुआ होगा हमारी इस डबल एंट्री से, इस डबल एंट्री से, इस डबल एंट्री से? हमने कब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था और देयरफॉर वो डिसअलाउ हो गया था। अब 15 में हमने दोबारा एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, करना चाहिए था, करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब वापस जाए पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 8 या 9 सॉरी, पॉइंट नंबर 9999। क्या टैक्स वाले अब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाने पे ये 15,000 अलाउ कर देंगे सर? अब जितना भी हुआ होगा वो करेंगे। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन जितना एक्सपेंस हमारा था उतना ही एक्चुअली हो गया। तो अगर इस साल एक्चुअल बैड डेट्स हुए 15 में, तो अब हमने इन एक्चुअल बैड डेट्स को तो एक्सपेंस नहीं बनाया होगा, हम तो बना चुके हैं। लेकिन क्या टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 2015 के अब ये 15,000 अब लेस करके वर्किंग करेंगे? अब क्यों लेस करेंगे? पिछले साल ऐड क्यों किए? पिछले साल एस्टिमेटेड एक्सपेंस था, टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, हमने एड बैक करके टैक्स दिया। और इस साल अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो गए हैं तो अब क्या लेस करेंगे? क्या लेस करेंगे? एक्चुअल बैड डेट्स लेस करेंगे। ये वर्ड सही रखने हैं। हमने पिछले साल क्या एड बैक किया था? बैड डेट्स का एक्सपेंस एड बैक किया, और इस साल हम क्या लेस कर रहे हैं? एक्चुअल बैड डेट्स लेस। और देयरफॉर कितनी अमाउंट पे टैक्स देंगे? 8,85,000। तो ये ऐड क्यों किया, ये लेस क्यों किया? एस्टिमेटेड बेसिस पे अलाउड नहीं है, एड बैक किया, और एक्चुअल बेसिस पे अलाउड है इसलिए लेस किया। आप ये बताएं कि हमने पहले 9 लाख में 15,000 का क्या किया होगा? हमने ये सब 9 लाख में ईयर वाइज फिगर है यार, ये क्यूमुलेटेड फिगर है प्रॉफिट की, ये किस साल का प्रॉफिट है?
तो 15 के प्रॉफिट्स में हमने क्यों एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया? उनके पहले ही कर लिया हुआ है, डबल तो नहीं करना। लेकिन टैक्स वाला ने पिछले साल जो अलाउ नहीं किया था वो क्या हो जाने पे अब अलाउ किया है, एक्चुअल हो जाने पे अब अलाउ। क्लियर हो गया प्लीज? हाँ, अगर फॉर एग्जांपल हमने इस साल को फर्दर एस्टिमेट किए होते और कुछ पुराने इस साल अलाउ हो जाते, तो जो इस साल हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए होते वो एड बैक कर देते, और जो पुराने हमें अलाउ होते हैं वो लेस कर देते हैं। इट मींस फाइनल कंक्लूजन इज लास्ट लाइन, बैड डेट्स का जो एक्सपेंस है वो एड बैक होता है। इसी पेज नंबर 3 के अंदर, पेज नंबर 3 जहां ये सिनेरियो पढ़ रहे थे, 4 है, अच्छा सॉरी एक लाइन अगर आगे चली गई। ट्रीटमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स कैंडी ढूंढना, कहां है? पॉइंट 4 का स्टार्ट। तो बैड डेट्स का एक्सपेंस एड बैक किया जाता है, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक वर्ड अच्छा है आ गया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कभी भी वर्ड आ जाए तो इट सिंपली मींस एक्चुअल बैड डेट्स की बात हो रही है, नोट करें जरा प्लीज। एक्चुअल बैड डेट्स क्या ऐड करके क्या लेस किया जाता है? व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस? नहीं, अब यहां से ऑनवर्ड्स यकीनन अब एंट्रीज को ज्यादा होगी हैं, लेकिन रिलैक्स रहना। पेज नंबर 3 पे वापस जाना। अगर तो हमें पता चल जाए, दरमियान में आ जाएगा पेज नंबर 3 कि अलाउंस नहीं बना हुआ था और बैड डेट्स का एक्सपेंस हो गए, तो क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट्स हैवी डेट्स। अगर नेक्स्ट पेज पे आना, यहाँ फर्स्ट लाइन आई थी, आम हालात, इन नॉर्मल हालात लेकिन यही है कि पहले अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैड डेट्स का एस्टिमेट करते हैं और बाद में एक्चुअल होते हैं। हाँ, अगर हमें पता चल जाए हमने एस्टिमेट नहीं किए थे तो देन एंट्री क्या देख के आए भैया? बैड डेट्स हैवी डेट्स। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि हम बैड डेट्स का एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और बाद में वो एक्चुअल होते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन कहलाती है। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस? बाय डिफॉल्ट आप काइंडली ध्यान रखें, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, और देयरफॉर व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स? अलाउंस डेबिट एंड डेट्स क्रेडिट। पता अगर चल जाए कि अलाउंस तो बना ही नहीं था तो बैड डेट्स डेबिट, डेट्स क्रेडिट ठीक है अपनी जगह, लेकिन बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द नॉर्मल सिचुएशन कि आप पहले एस्टिमेट करते हैं और फिर एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं। तो इस तरह करें, जहां ये पेज नंबर 4 के स्टार्ट पे आया, इन वर्ड्स को जरा एंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करें। व्हाट इज द डबल एंट्री बैड डेट एक्सपेंस? बाय डिफॉल्ट व्हाट इज डबल एंट्री? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल सिचुएशन इसके एस्टिमेटेड बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं, तो बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री अलाउंस डेबिट एंड डेट्स क्रेडिट। और ये एंट्री जरा सामने रख के देख लें, अगर अलाउंस बना ही ना हो तो बैड डेट्स डेबिट, डेट्स क्रेडिट की स्टोरी, अलाउंस है ही नहीं तो डेबिट क्यों हो रहा है? लेकिन बाय डिफॉल्ट काइंडली, बाय डिफॉल्ट मींस आम हालात में आप नॉर्मली क्या अज्यूम करें? अलाउंस बना है और राइट ऑफ। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्सपेंस? इनमें एक्सपेंस कहां है, बैड डेट्स या अलाउंस? बैड डेट्स एक्सपेंस। जी, एनी कंफ्यूजन? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह भी और बात खोल लेते हैं, यहां तक की बात ठीक है। टैक्स वाले अलाउ कब करेंगे? ये मैंने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज लिखी, क्या हमेशा हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? और यस सर, सिर्फ टैक्स की वर्किंग के लिए टेम्परेरी तौर पर टैक्स होता करेंगे। तो ये भाई जो बात करें जरा टेम्परेरी तौर पर टैक्स सोचते हैं, कर लेंगे मतलब? पेज नंबर 2 जाते जरा दोबारा सामने रखें, टेम्परेरी तौर पे जरा लास्ट कॉलम में आ जाए, पॉइंट नंबर 9 पे। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स की हमेशा डबल एंट्री बताएं क्या होगी? बैड डेट्स है भी डेट्स क्रेडिट, वहां कोई अलाउंस है ही नहीं। ये मैंने एंट्रीज कौन सी लिखी हैं अकाउंटिंग पर? हम हमेशा ये करेंगे और वो हमेशा क्या करेंगे, वहां अलाउंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां पे डबल एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स डेबिट, डेट्स क्रेडिट।
सर जब हम एस्टिमेटेड एंट्री करेंगे तो हम बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट करेंगे। हम क्यों करेंगे? डेटर्स क्रेडिट कब होते हैं? जब एक्चुअल होंगे। और अगर हमने अलाउंस पहले बनाया हुआ है तो फिर हम अलाउंस डेबिट और बैड डेट्स सॉरी डेटर्स क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें बातें रह गई हैं, लेकिन यहाँ तक कांडी कोई कंफ्यूजन अपनी होनी थी जी। वैसा नहीं, अभी आज नहीं बन सकती, वो कल बनेगी। ना ना ना, इस वक्त नहीं। जी जी, एक मिनट। बैड डेट्स, एक सेकंड। बैड डेट्स रिलेटेड कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल? बैग बंद हो गया हुआ कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी बात सुनी जा सकती है। क्या अगर बैग को जिप लग जाए तो मेरी आवाज नहीं आती? ये ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ तक बेटा, बाकी बात कल से बात खुल लेते थोड़ी। आप कुछ पॉइंट नंबर 7 की तरह कैश बेसिस का हो जो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस है। और सर पॉइंट नंबर 7 में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कैश बेसिस पे नहीं होगा। टैक्स में भी एक्रूवल बेसिस पे नहीं। सर अगर कैश बेसिस पे होगा तो बताएगा वो, और अगर बताएगा तो डिफरेंस आ जाएगा। वरना आम हालात में नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस एक्रूवल बेसिस पे ही है। अल्लाह हाफ़िज़। कल से और सारे इधर कुछ भी नहीं है। ज़कात एक्सपेंसेस में आ जाएगी, एक्सपेंसेस में आते हैं ना, तो इधर तो बाय हैंड भी चाहे जैसे मर्जी हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं।